YouTube channel Talent Academy. I'm Ashraf Siddiqui. Today we are going to start a very good topic, कैलकुलस। कैलकुलस में हम दो चीजें पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। दो चीजें पढ़ते हैं तो काफी बच्चों का कमेंट आता है कि डिफरेंशिएशन हमने पढ़ लिया, इंटीग्रेशन पढ़ लिया, बस इसका यूज नहीं समझ में आया कि हम इसका क्यों पढ़ते हैं, इसका यूज कहाँ पे क्या है dy upon dx, क्या है आपका इंटीग्रेशन ऑफ y dx, क्लियर नहीं होता है कि व्हाट इज दिस। तो आइए हम लोग बहुत ही बेसिक कंसेप्ट के साथ इसको देखते हैं और इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं कि dy upon dx है क्या और इसका यूज क्या है। इसी तरह से इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन क्या है और इसका यूज क्या है। तो क्यों हम लोग ये सिंबल लगाते हैं और क्यों इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इस बात को हम लोग बहुत ही डीपली आज देखेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन। क्लियर? तो डिफरेंशिएशन का जो हम लोग सिंबल होता है वो होता है dy upon dx, जहां y आपका कोई एक फंक्शन होगा f of x, यानी x के टर्म में कोई फंक्शन होगा y। क्लियर? इसी तरह से यहाँ भी y कोई आपका एक फंक्शन होगा x के रिस्पेक्ट में। दूसरा हमने डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू एनी पैरामीटर, यानी कोई क्वांटिटी होगी वो किसी दूसरे क्वांटिटी या पैरामीटर के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होगा। जैसे हम लोग स्पीड के बारे में बात करते हैं, स्पीड के बारे में, स्पीड क्या होती है कि ये पर्टिकुलर टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है या कितना डिस्टेंस चेंज कर रहा है डी अपॉन टी। ठीक है, तो कितने पर्टिकुलर टाइम में कितने मिनट में कितना डिस्टेंस, जैसे हम लोग स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, ये एक एवरेज हो जाता है कि 1 आवर में 10 किलोमीटर या 1 आवर में 50 किलोमीटर। तो पर्टिकुलर 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो हो जाता है इसका रेट। तो यही पे हम यहाँ पे भी बता सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी कितना चेंज कर रही है किसी दूसरे क्वांटिटी या पैरामीटर के रिस्पेक्ट में। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ये सारे चैप्टर्स हैं आपका। दूसरा, टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू गेन बाय द कर्व। कोई कर्व है या आपका अगर कोई y इक्वल टू फंक्शन f ऑफ x है तो किसी कर्व होगा इस तरह से, मान लीजिए ये कर्व है इस तरह से, तो कर्व कितना मैक्सिमम वैल्यू कर्व यहाँ पे पा रहा है और मिनिमम वैल्यू आपकी यहाँ पे पा रहा है। तो कितनी मैक्सिमम वैल्यू कर्व कितना ऊपर गया है और कितनी नीचे तक गया है, कितना मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फाइंड किया है, इसको भी हम लोग डिफरेंशिएशन के थ्रू निकाला जा सकता है। तीसरा, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑन अ कर्व। किसी भी कर्व पे हम लोग टेंजेंट, सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचा जा सकता है, इस टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा इसको भी हम लोग डिफरेंशिएशन के थ्रू निकाल सकते हैं। और इस टेंजेंट पे वर्टिकल 90 डिग्री पे कोई लाइन खींच दिया जाए तो इसको बोला जाता है नॉर्मल। ठीक है, इस नॉर्मल की इक्वेशन को भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये टेंजेंट नॉर्मल इक्वेशन, मैक्सिमम मिनिमम, ये सारे आपके 1 by 1 एक चैप्टर्स हैं जिसको डिटेल में आगे पढ़ा जाएगा। तो अभी इंट्रोडक्शन है। तो इट गिव द स्लोप ऑफ अ कर्व। किसी भी कर्व पे, सपोज ये कर्व है आपका, इस कर्व पे हम पॉइंट खींचे तो यहाँ पे एक एंगल बनेगा, इस एंगल को भी हम लोग इस डिफरेंशिएशन के थ्रू निकाल सकते हैं। तो क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं, यानी कि एंगल थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन लिख सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप कर्व निकाल सकते हैं, और किसी क्वांटिटी में कितना चेंज हो रहा है वो निकाल सकते हैं, और इसका सिंबल हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इंटीग्रेशन को हम लोग डिनोट करते हैं इस सिंबल से y dx। यूज क्या है इसका, टू फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द कर्व एंड x एक्सिस। ओके, क्या निकालेंगे हम लोग, टू फाइंड द एरिया कवर्ड बाय अ कर्व एंड x एक्सिस। सपोज ये लाइन है, ठीक है, ये कर्व है, तो ये हम लोग एरिया निकालना है। तो ये जो एरिया कवर्ड हो रहा है ये x एक्सिस के बीच में और इस कर्व के बीच में, ये f ऑफ x अगर ये दिया हुआ है तो इसके बीच में जो एरिया कवर है ये निकालना है हमें। तो ये हम निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के थ्रू। क्लियर? बिटवीन एनी टू आर मोर कर्व, मोर ज्यादा, एक से ज्यादा भी कर्व का हम लोग निकाल सकते हैं। एक से ज्यादा कर्व, मान लिया सपोज यही लाइन यहाँ इस तरह से गई है, ठीक है, इस तरह से, तो ये तो कोई g ऑफ x है, कोई दूसरा फंक्शन है, f ऑफ x और g ऑफ x, एक फंक्शन इस साइड से गया है
और दूसरा फंक्शन इस तरह से। तो ये जो एरिया हम लोग निकाल रहे हैं, सॉरी, ये एरिया हमें निकालना है। ये एफ ऑफ एक्स ये वाला आ गया और जी ऑफ एक्स ये वाला कर, इन दोनों के बीच का एरिया ये है। तो हम लोग सिंपली यहाँ नहीं निकाल सकते हैं, तो हम लोग इंटीग्रेशन के थ्रू इस टेढ़े मेढ़े एरिया को भी हम लोग इजिली फाइंड कर सकते हैं। और इस इंटीग्रेशन को हम लोग, इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव्स। ये डेरिवेटिव्स का एंटी यानी कि अपोजिट या रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग इंटीग्रेशन को बोलते हैं। कि जैसा ये है उसका उल्टा, साइन का ये कास, तो ये कास का ये साइन, इस तरह से रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन हम लोग इंटीग्रेशन को बोलते हैं। तो ये तो हो गया इसका यूज। अब आइए हम लोग देखे थे dy upon dx है क्या, ये कैसे आया है यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे कि dy upon dx किस कंसेप्ट के थ्रू लिखा गया है, कैसे इसको लिखा गया, या ये सिंबल को कैसे लिखा गया। तो इसको हम लोग देखते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना प्रेस करना ना भूलें, ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए, इससे रिलेटेड जो भी नेक्स्ट वीडियोस आए, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और उसका आप कंप्लीट फायदा उठा पाए। तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन और सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। आइए देखते हैं। इट इज डिनोटेड बाय dy upon dx। हमने बताया कि dy upon dx एक स्लोप है। तो स्लोप निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से अगर कोई लाइन है, सपोज यहाँ से, तो इस पॉइंट पे अगर हम लोग स्लोप निकालते हैं, यहाँ पे सपोज ये थीटा है, स्लोप निकालते हैं, तो एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं x1, y1 और इस पॉइंट को कहते हैं x2, y2। दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर हम लोग को स्लोप निकालना होता है तो इन दोनों को ऐसे मिला दिया जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है कितना, y1, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है y2, ठीक है, कितना है y2। तो अगर हम ये वाली डिस्टेंस निकालना चाहें, ये डिस्टेंस यहाँ से करके यहाँ तक की, ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, यहाँ से ये डिस्टेंस अगर हम लोग निकालना चाहें ये, तो ये आ जाएगा y2 माइनस y1। सिमिलरली इस पॉइंट ये x2 है, ये पॉइंट कितना हो जाएगा x2, ये पॉइंट कितना है x1। तो यहाँ से यहाँ तक का पॉइंट कितना आ जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ से थीटा इक्वल टू tan थीटा जो निकालते हैं, स्लोप जो निकालते हैं, उनको क्या निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, दैट इज y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरह से निकाला जा सकता है। अब सपोज हमारे पास कोई कर्व है, इस तरह से, जो हर पॉइंट पे अपने टेंजेंट को, अपने एंगल को चेंज कर रहा है। यहाँ पे किसी भी पॉइंट पर आप निकालिए, ये टेंजेंट सेम आएगा, ठीक है। यहाँ पे भी निकालेंगे तो जो एंगल यहाँ पे है वही एंगल यहाँ पे भी होगा, वही स्लोप। पर यहाँ पे देखिए कि हर पॉइंट पे अपना स्लोप क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो चेंज कर रहा है यानी कि अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें निकालना पड़ेगा, तो जो x2 माइनस y2 और x2 माइनस, सपोज इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का स्लोप निकालना है, ठीक है, क्योंकि हर पॉइंट पे स्लोप चेंज हो रहा है। तो ये पॉइंट इतना छोटा हो जाएगा कि हम लोग y2 माइनस y1 को लिख सकते, नियर अबाउट 0 हो जाता है। y2 माइनस y1 की वैल्यू नियर अबाउट 0 हो जाता है। इस तरह से कर्व निकाला जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे कुछ और कर्व होगा, ठीक है, इस पॉइंट पे कुछ और होगा, इस पॉइंट पे कुछ और एंगल होगा। इस तरह से सारे हर पॉइंट पे एंगल्स क्या होंगे, चेंज होंगे। तो y2 माइनस y1 की वैल्यू नियरली 0 हो जाएगा। तो बहुत छोटी वैल्यू होने की वजह से इसको हम लोग कह देते हैं dy, ओके। और इस पॉइंट को x2 माइनस x1, ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, x2 माइनस x1 भी बहुत छोटा होने की वजह से नियरली 0 हो रहा है, इसलिए हम इसको कह देंगे बहुत ही स्मॉल डेटा, दैट इज dx। अब हम लोग जानते हैं कि स्लोप m इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू क्या होती है,
y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 ये होता है। तो y2 माइनस y1 बहुत छोटा होने की वजह से इस वैल्यू को हम लोगों ने मान लिया है dy, ठीक है, और x2 माइनस x1 की वैल्यू को हम लोग मान लिया है dx। तो जो आपका डिफरेंशिएशन होता है dy अपॉन dx, इस तरह से हम लोग इसको लिखा जा सकता है कि स्लोप m इक्वल टू m स्लोप या कह दीजिए tan थीटा इज इक्वल टू dy अपॉन dx। इसी को हम लोग डिफरेंशिएशन कहते हैं, ठीक है। ये कितना स्लोप चेंज हो रहा है ये हम लोग इस तरह से पॉज एंड नोट इट। ओके, आइए अब हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन की क्या वैल्यू है, इंटीग्रेशन को हम लोग इस सिंबल में क्यों लिखा जाता है। देखिए जैसा कि मैंने बताया कि इंटीग्रेशन इज अ एरिया कवर्ड बाय द ग्राफ। सपोज हमारे पास ये कोऑर्डिनेट है x एंड y, क्लियर। यहाँ से हमारे पास एक ग्राफ इस तरह से जा रहा है। इस ग्राफ में हो सकता है यहाँ पे हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, कोई एग्जैक्ट सिमिलर शेप तो है नहीं कि हम आसानी से रेक्टेंगल है स्क्वायर है स्क्वायर या निकाल लें, तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो हम क्या करेंगे कि एक बहुत ही पतली स्ट्रिप हम लोग काट लेंगे, बहुत ही छोटी पॉइंट पे बहुत छोटा स्ट्रिप काट लेंगे, जिसको हम लोग बोल देंगे dx। बहुत ही छोटा नंबर है जिसको हम लोग क्या कर देंगे dx। और इस पॉइंट पे कितना होगा, सपोज y1 मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस जो है कितना है y1, तो y1 और ये dxy, इसी साइज का एक हम लोग और स्ट्रिप कट कर लेते हैं जो सेम साइज dx का है, और ये हाइट हो गया y2। इसी तरह से एक स्ट्रिप हम लोग और काट लेते हैं, कट कर लेते हैं y3, और इसकी भी साइज आपकी सेम होगी dx। इस तरह से हम लोग पतले पतले ढेर सारे स्ट्रिप्स कट कर लेंगे, और सारे स्ट्रिप्स को हम लोग अगर ऐड कर दें, सपोज यहीं तक है, सारे को ऐड कर दिया जाए तो कंप्लीट ग्राफ का एरिया जो कवर हो रहा है वो निकल आएगा, क्लियर। तो कैसे करेंगे हम लोग, टोटल एरिया जो निकालना होगा हम लोग निकालेंगे y1 एरिया। कैसे निकलता है हम लोग का, ये आपका एक टाइप का रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल, ठीक है, रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका लेंथ के y क्या है, एज अ लेंथ काम कर रहा है, और dx क्या है आपका ब्रेथ की तरह काम कर रहा है, लेंथ एंड ब्रेथ की जैसे काम कर रहा है। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे एरिया लेंथ कितना है y1 इंटू dx, प्लस दूसरा एरिया क्या है y2 dx प्लस y3 dx। इस तरह से हम लोग ऐड करते चले जाएंगे सारी वैल्यूज को, सारी वैल्यूज को ऐड कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा एरिया इज इक्वल टू क्या, इन सारों को ऐड कर दिया, यानी कि समेशन में हम लोग समेशन लगाते हैं, तो यहाँ पे सम है, सम सारे को जोड़ना है, तो इसी सम को हम लोग इस तरह फॉर्म में इसको लिख दिया जाता है, यानी कि समेशन का एस है जिसको हम लोग कहते हैं समेशन ऑफ, ठीक है। पूरे dx कॉमन हो जाएगा, ये आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3, इस तरह से लिखेंगे, और ये आ जाएगा आपका dx। तो इक्वल टू y1 y2 क्या है, ये सभी को जोड़ा जाए तो ये जो ग्राफ दिया है f ऑफ x फंक्शन जो दिया है वही होगा। इस पूरे को हम लोग क्या कर देंगे y इस कंप्लीट सारा अगर हम लोग ऐड करें यहाँ से यहाँ तक का, तो क्या हो जाएगा f ऑफ x जो y के टर्म में होगा इनटू dx। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ एरिया को हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ x dx। किसी f ऑफ y को ना सिंपली y लिख देते हैं, ठीक है। यानी किसी फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करने का मतलब है लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि टोटल एरिया फाइंड आउट करना ही क्या है इंटीग्रेशन, क्लियर है।
तो यहाँ पे हम लोग आज बहुत ही बेसिक चीज़ें देखा कि इंटीग्रेशन क्या है और डिफरेंशिएशन क्या है, उसका यूज़ क्या है। तो आई होप आपको समझ में आएगा होगा। इस वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और बेल आइकन जो वाला लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर पे हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को 7.1 की स्टडी करेंगे। 7.1 क्लास 12 एनसीईआरटी का 7.1 डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिएगा और इसको अच्छे से इसके कंसेप्ट को देखिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू।